कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक महारानी एक राजकुमार को जन्म देती है और उसके बाद उसके पिता यानी कि मिराज जो कि टर्मरीन्स के राजा के छोटे भाई थे, उन्हें खुशखबरी मिलती है कि उनके घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया है और अब वो अपने सबसे वफादार सोल्जर जिसका नाम था ग्लोजेल को बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन टर्मरीन्स ने नार्निया पे राज किया था उन्हीं में से 10वीं पीढ़ी का जो राजा बनने वाला था यानी कि प्रिंस कैस्पियन, उसकी जान खतरे में है क्योंकि अब जब उनके चाचा के घर पे लड़का हो चुका था तो वो अब प्रिंस कैस्पियन को मारने वाले थे। इसी समय कैस्पियन के एक उस्ताद जो कि उनके बहुत पुराने टीचर थे वो उन्हें नींदों में से उठाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जल्द ही जाना पड़ेगा। वो बताते हैं कि तुम्हारी चाचा को लड़का हुआ है। अब जब कैस्पियन की मास्टर उसे उठा के दूसरे कमरे में ले जाते हैं और एक सीक्रेट रास्ते से उसे महल से बाहर जाने के लिए बताते हैं, तभी कैस्पियन उस सीक्रेट दरवाजे से देखता है कि कैसे सारे के सारे सोल्जर उसके कमरे में आ चुके थे और वो वहां सोचते हैं कि राजा सो रहा है, इसी कारण अटैक कर देते हैं। अब कैस्पियन को पता चल चुका था कि उसके चाचा यानी कि मिराज यहाँ के राजा बनना चाहते हैं और उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। कैस्पियन के उस्ताद जब कैस्पियन को जंगल में भेज रहे थे तो वो अपने साथ में उसे बहुत ही कीमती चीज देते हैं और वो कहते हैं कि जब तक तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक तुम इसका इस्तेमाल मत करना। कैस्पियन अब भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं ग्लोजेल और सोल्जर्स को लेकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पे सारे सैनिक जंगल के अंदर नहीं जाते हैं। उन सभी को लगता है कि ये जंगल श्रापित है और इसके अंदर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तभी वहां पे उनका लीडर यानी कि ग्लोजेल बोलता है कि क्या तुम लोगों को मौत की सजा खानी है, और ये बात सुनकर सभी लोग ग्लोजेल के साथ में जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। कैस्पियन को लगता है कि वो सोल्जर से बच चुका है और वो जब आगे निकलता है तो खुद ही पेड़ से टकरा के गिर जाता है। वो कुछ बौनों के घर के सामने गिरता है। वहीं पे दो बौने निकलते हैं, इनके साथ ही में एक बैजर भी निकलता है जिसमें से एक बौने का नाम था ट्रम्किन और दूसरी का नाम था निकबरिक। उन बौनों को लगता है कि ये टर्मरीन हमारे ऊपर हमला करने के लिए आया है, इसलिए वो कैस्पियन को भी मारना चाहते हैं। कैस्पियन जब उन बौनों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तभी कैस्पियन वो हॉर्न बजा देता है, लेकिन टर्मरीन्स के सोल्जर ट्रम्किन को ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है इंग्लैंड शहर। चारों बच्चों को नार्निया से आए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था और अब वो बोर्डिंग स्कूल में भी जाना शुरू कर चुके थे। जब चारों रेलवे स्टेशन पे बैठे थे तो आपस में बात करते हैं कि आखिर हम नार्निया क्या कभी जा पाएंगे। तब सूजन कहती है कि मुझे बड़ी मुश्किल से 1 साल बाद यहाँ पे रहने की आदत हुई है। तब लूसी वहाँ उदास मन से कहती है कि शायद हो सकता है हमारा वहाँ जाने का अभी टाइम नहीं आया है। ये बच्चे जब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जादुई चीजें होने लगती है। उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलने लगती है। हर चीज वहाँ पे हिलने लग जाती है। वहाँ से कागज उड़ जाते हैं, ट्यूबलाइट्स बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ खड़े किसी भी पैसेंजर को कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। और अब इन चारों को समझ आ गया था कि ये सब जादू से हो रहा है कि तभी वो देखते हैं कि ट्रेन अपना रास्ता खत्म कर चुकी है और उसकी दूसरी तरफ वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। अब जब चारों उस गुफा के अंदर पहुंच चुके थे तो वो बाहर निकल के देखते हैं और अब इन सभी को पता चल चुका था कि हमें नार्निया का बुलावा आ चुका है और अब हम नार्निया में ही हैं। वो चारों बच्चे पानी के अंदर खेलना शुरू कर देते हैं। वो पहले तो ये सोचते हैं कि क्या हम नार्निया में ही हैं, और अगर नार्निया में है तो ये कौन सी जगह है जो हमने नहीं देखी है। तब वहां वो पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और हर एक चीज को देखने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये और कोई जगह नहीं बल्कि कैर पैरावेल है, यानी कि उन्हीं लोगों का महल जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। लेकिन अब ये जगह पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही है। टर्मरीन्स के लोगों ने इस जगह को तबाह कर दिया है। ना तो अब नार्निया में पहले वाले लोग बचे हैं और ना ही ये जगह वैसी है। कहानी अब फिर से टर्मरीन्स के महल में पहुंच जाती है। वहां दिखाया जाता है कि ग्लोजेल अपने साथ में बाकी सोल्जर्स को लेके महल के अंदर पहुंचता है और मिराज उससे पूछता है कि क्या तुमने कैस्पियन को मार दिया है। तब ग्लोजेल मिराज को एक चीज दिखाता है, वो और कुछ नहीं बल्कि ट्रम्किन के ऊपर से पर्दा उठाता है और मिराज ट्रम्किन को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो नार्निया का वासी है। अब जब सभा बुलाई गई कि टर्मरीन्स के होने वाले राजा यानी कि प्रिंस कैस्पियन यहाँ से गुमशुदा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, सभी लोग मिराज के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। तब मिराज वहाँ खुद को क्लियर करके बताता है कि ये और किसी का काम नहीं बल्कि इन नार्निया वासियों का ही काम है। वो खुद को प्रूफ करने के लिए सभी के सामने ट्रम्किन को ले आता है और अब सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि नार्निया की कहानी झूठी नहीं है बल्कि आज भी नार्निया के लोग जिंदा हैं।
और अब वो सभी लोगों को बताता है कि प्रिंस कैस्पियन को इन्हीं लोगों ने अगवा किया है और अब हमें जल्द से जल्द जंगल में जाके प्रिंस कैस्पियन को ढूंढना पड़ेगा। इसी बात से वो सब लोगों को ये क्लियर कर देता है कि वो प्रिंस कैस्पियन को बिल्कुल नहीं मारना चाहता है, बल्कि उसका चाचा तो बहुत अच्छा इंसान है। अब वहाँ पीटर और एडमंड नार्निया के अंदर एक बड़े से पत्थर को दरवाजे के सामने से हटाते हैं। ये एक गुप्त रास्ता था। सभी सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंचते हैं। यहाँ पे वो आके देखते हैं कि ये जगह पहले की जैसी ही है। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ पे राजा रानियों के सारे सामान उनके बक्सों में ही पड़े हैं, यानी कि लूसी का वो जान बचाने वाला बॉटल, सूजन का तीर कमान, पीटर की तलवार। आप सभी लोग काफी ज्यादा वरिड हो जाते हैं कि आखिर नार्निया के साथ हुआ क्या था, यहाँ इतनी तबाही कैसे मच गई। जब वो बाहर निकल के किनारे पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग ट्रम्किन को पानी के अंदर फेंक रहे थे। तभी सूजन उन लोगों पे तीर चला देती है और ट्रम्किन जब पानी के अंदर गिरता है तो पीटर और एडमंड उसे बचाने के लिए भागते हैं। ट्रम्किन को पानी में से बचा के अब वो बाहर निकाल लेते हैं। तब वो ट्रम्किन कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया। तब वो चारों कहते हैं कि हमने तो तुम्हें बचाया है और ऊपर से तुम उल्टी बात कर रहे हो। तब वहां पे चारों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम राजा और रानियां हैं। ट्रम्किन उस समय उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता है कि क्या तुम ही वो सदियों पुराने यानी कि 1300 साल पुराने राजा रानी हो। तब पीटर कहता है कि तुम खुद आजमा लो। तब वहां पे ट्रम्किन की एडमंड से तलवारबाजी होती है और तब जाके ट्रम्किन को पता चलता है कि ये हमारे ही नार्निया की राजा और रानी है। कहानी अब कैस्पियन के बारे में दिखाई जाती है। कैस्पियन को बेहोश करके निकोबिक और वो बैजर अपने साथ में ले आते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये भी टर्मरीन्स का ही आदमी है, इसने ही हमारी पुरखों की जमीन को बर्बाद किया है, ये भी उन्हीं में से एक होगा और ये हमें मारना चाहता है। तब बैजर कहता है कि अगर ऐसा होता तो ये खुद उन लोगों से भाग नहीं रहा होता। कि तभी वहां पे कैस्पियन आके उन लोगों से बचने की कोशिश करता है। कैस्पियन को विश्वास नहीं होता है कि नार्निया के अंदर अभी भी ये लोग जिंदा हैं। तब कैस्पियन वहां बताता है कि मेरी चाचा मिराज मेरी जान लेना चाहते हैं, वो इस जगह के राजा बनना चाहते हैं और अब मुझे उनसे जाके लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी वहां पे बैजर कहता है कि अब जब तुमने ये बिगुल बजाया है, यानी कि अब जब तुमने ये मैजिकल हॉर्न अपनी मदद के लिए बजाया है, तो तुम थोड़ा इंतजार करो, राजा रानी जल्द ही आते होंगे। तब कैस्पियन ये बात बिल्कुल नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। वहां दूसरी तरफ कैस्पियन के टीचर अब अपने कमरे में आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पे मिराज पहले से ही खड़ा था और वो कैस्पियन के टीचर को पूछते हैं कि तुमने कैस्पियन को और क्या क्या बताया है नार्निया की कहानियों के बारे में। तब उनके टीचर बोलते हैं कि जितना उसे पता होना चाहिए था उससे उतना पता है और उसके बाद में मिराज उनके टीचर को भी गिरफ्तार करवा देते हैं। तब वहां पे कोई दूसरे राजा पहुंचते हैं और वो जब टीचर को गिरफ्तार होते देखते हैं तो वो ग्लोजेल से पूछते हैं कि पहले प्रिंस कैस्पियन गायब हुए और अब उनके उस्ताद को गिरफ्तार कराया जा रहा है, तो फिर हम लोग कैसे सेफ हैं। जब वो मिराज के सामने पहुंचते हैं तो मिराज कहता है कि जंगल तक पहुंचने का काम कितना तक पहुंचा है, क्योंकि अब वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द बस जंगल पहुंच जाए। अब कहानी वापस से नार्निया में पहुंच जाती है, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि पीटर, एडमंड, सूजन, लूसी नाव के अंदर सवार थे। अब उनके साथ में ट्रम्किन भी था और वो उन्हें बताता है कि तुम्हें यहाँ पे मदद के लिए बुलाया गया है, यानी कि प्रिंस कैस्पियन ने मदद के लिए वो मैजिकल हॉर्न बजाया था और इसी कारण तुम लोग अब यहाँ पर हो। लूसी उन पहाड़ियों को देखती है और साथ ही साथ उन पेड़ों को देखती है। वो कहती है कि ये जगह इतनी शांत कैसे हो गई है। तब ट्रम्किन बताता है कि आप लोगों के जाने के बाद में कुछ समय बाद असलन भी चला गया था। टर्मरीन्स के राज में ये सारे के सारे पेड़ अब सहम गए हैं। अब ये सभी लोग किनारे पे पहुंचते हैं। किनारे पे पहुंचने पे वहां लूसी को एक भालू मिलता है। वो उससे बात करने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो भालू वापस लूसी पे ही अटैक कर देता है और तब उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ के जानवर भी अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, ना तो वो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इंसानों को भी मारने के लिए भाग रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंस कैस्पियन भी बैजर और निकोबरिक के घर को छोड़ के राजा को मारने के लिए चल पड़ता है, लेकिन निकब्रिक और बेजर उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो सेफ्टी के लिए उसके साथ साथ जाते रहते हैं, उसे लास्ट तक समझाते हैं कि तुम्हें एक बार के लिए इंतजार करना चाहिए और उसी समय वहां पे मिराज के बाकी सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और वो सभी कैस्पियन को देख के उस पे अटैक करने वाले थे। अब जब सोल्जर्स वहां पे अटैक कर देते हैं तीरों से, तो कैस्पियन और बाकी दोनों भी भागने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक तीर वहां पे बैचर को लग जाता है। कैस्पियन उसे अपने कंधे पे उठा के भागने लगता है और तभी वहां पे एक चूहा पहुंच जाता है। वो नार्निया का एक सोल्जर था और इसी के साथ में जिन लोगों ने कैस्पियन के ऊपर अटैक किया था वो एक के बाद एक सबको मार देता है। अब पीटर, एडमंड, लूसी और सूजन ट्रम्किन के साथ में नार्निया के रास्ते देख रहे थे।
उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन ट्रम्किन कहता है कि आप लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तब पीटर उनकी बात नहीं मानता है और वो कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है। तो ट्रम्किन कहता है कि मैंने तो यहाँ कोई नदी नहीं देखी है आज तक। तो पीटर कहता है तो फिर तुम नार्निया को भी नहीं जानते हो। अब जब ये पांचों लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी घाटियां, और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि समय बदलने के साथ में अब वो नदी भी गायब हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, लूसी को जंगल की दूसरी तरफ असलन की परछाई दिखती है और वो सभी को कहने लगती है कि वहाँ पे असलन है, तो हमें घाटी के उस दूसरी तरफ जाना चाहिए। तब वहाँ पे पीटर और सूजन कहते हैं कि हमें तो वो नहीं दिखे, सिर्फ वो तुम्हें ही क्यों दिखे। तब एडमिन वहाँ कहता है कि पिछली बार मैंने लूसी की बात नहीं मानी थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई लूसी की बात नहीं मानता है और वो सब लोग रास्ता बदल के दूसरी तरफ चलने लगते हैं। अब बैजर और वो दूसरा पौना कैस्पियन को जंगल के बीच में ले जाते हैं और वहाँ पे नार्निया में जितने भी लोग बचे थे, यानी कि वहाँ के सभी जानवर जो कि नार्निया के वासी थे, आधे जानवर और आधे इंसान, सभी लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं और सभी लोग कैस्पियन को बोलने लगते हैं कि ये टर्मरीन्स है, यानी कि इसने ही हमारे सारे के सारे पुरखों को मारा है, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तब वहाँ पे कैस्पियन कहता है कि मैं तो खुद यहाँ पे भाग के आया हूँ, मेरे चाचा मुझे ही मारना चाहते हैं, मैं तो तुम लोगों के साथ में ही हूँ, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं नार्निया में अमन और शांति लाना चाहता हूँ, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम सब लोग भी महल में रह सकते हो। तब उसमें से कुछ लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ लोग नहीं बात मानते हैं। तब कैस्पियन वहाँ फिर से समझाने की कोशिश करता है और आखिर में वहाँ पे नार्निया के वासी सभी कैस्पियन की तरफ हो जाते हैं और वो अब मिराज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ मिराज की सेना अपने सारे सोल्जर्स के साथ में तैयारी कर चुकी थी जंगल को काटने की और जंगल में जाने की। मिराज को ये डर था कि अगर कैस्पियन जिंदा बच गया तो फिर मिराज कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। उधर पीटर, एडमंड, सूजन और लूसी भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे मिराज की सेना रुकी हुई थी, यानी कि नदी के किनारे पे, और वो देखते हैं कि अब वो काफी गलत छोर पे आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि मिराज सेना तैयार कर रही है जंगल में जाने के लिए। अब वो लोग फिर से उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लूसी ने असलन को देखा था। वो पहाड़ी के एक तरफ से नीचे उतरते हैं। रात होने पे एक जगह वो लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो वहाँ पे असलन की आवाज सुनती है और इसी आवाज को सुनते सुनते वो पीछा करने लगती है। वो देखती है कि पत्तियां फिर से हवाओं में घूमने लगी है और वहाँ के पेड़ भी अब पहले जैसे हो गए हैं। उन पेड़ों ने लूसी को आगे जाने का रास्ता दिया और तभी लूसी वहाँ देखती है कि असलन खड़ा है। जब वो असलन से बात करने के लिए जाती है और तभी उस समय लूसी की आंखें खुल जाती है और तब लूसी को समझ में आता है कि ये सब एक सपना है। लेकिन इस बार फिर से वो सूजन को उठाती है कि हमें आगे जाके देखना चाहिए। तब सूजन बोलती है कि जो तुम्हारा मन हो तुम वो करो। सूजन जंगल में चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद में वहीं पे पीटर भी पहुंच जाता है और दूसरी तरफ कैस्पियन के साथ में नार्निया के लोग। अब यहाँ पे पीटर और कैस्पियन के बीच में तलवारबाजी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लूसी उनको रोक देती है और अब कैस्पियन को पता चलता है कि ये लोग तो हमारी राजा रानी है, यानी कि 1300 साल पुराने नार्निया के जो राजा और रानी थे वो अब पहुंच चुके हैं। इन सभी लोगों को अब विश्वास होता है कि सूजन के पास जो मैजिकल हॉर्न था वो सच में मदद बुलाने के लिए ही था। वहां दूसरी तरफ मिराज अपनी सेना तैयार कर रहा था। अब वो दूसरे राजाओं को ये विश्वास दिलाता है कि कैस्पियन को नार्निया के लोगों ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि वो तो खुद नार्निया के लोगों के पास गया है हम लोगों को मारने के लिए। और अब वो दूसरे राजाओं को ये बताता है कि अब मैं भी उस पर अटैक करने वाला हूँ, इसी कारण जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी सेनाएं मुझे सौंप दो। नार्निया के लोगों के साथ में पीटर, एडमंड, सूजन और लूसी कैस्पियन के साथ में एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे नार्निया के सभी लोग इनका वेलकम करते हैं। ये जगह और कोई नहीं बल्कि स्टोन टेबल थी। यहाँ की हर दीवार पे इन राजा रानियों की चीजें बनी हुई थी, यानी कि ये पहले कैसे रहा करते थे, इनकी दोस्ती किनसे थी, इन्होंने कैसे व्हाइट विच को मारा, इस पूरी गुफा में बनी हुई थी। अब वहाँ पे पहरा दे रहे एक फोन सभी को आके बताता है कि मिराज की फौज जंगल में आ चुकी है। अब पीटर और नार्निया के लोग मिलके कुछ प्लानिंग करते हैं। पीटर कहना चाहता है कि मिराज की सारी सेना यहाँ पे है, तो हमें पीछे जाके महल के ऊपर हमला कर देना चाहिए। तब कैस्पियन कहता है कि हमें इतना जल्दी नहीं करनी चाहिए और लूसी कहती है कि हम लोगों को एक बार असलन का वेट करना चाहिए। तब इन सारे के सारे आइडियाज में से सिर्फ और सिर्फ एक चुना जाता है कि अब रात के अंधेरे में वो मिराज के महल के ऊपर अटैक करने वाले हैं।
सामने के दरवाजे से वो सभी लोग नहीं जा सकते थे और नार्निया के लोगों को मिराज के महल के अंदर पहुंचाने के लिए ब्रिज नीचे गिराना पड़ता। इसलिए सबसे पहले वहां पे उड़ने वाली चीता के साथ में एडमंड पहुंच जाता है महल के सबसे ऊपरी छोर पे। वहां के सोल्जर को वो मार गिराता है और उसके बाद में सबको अंदर आने के लिए साइन भेजता है। एक के बाद एक ऊपर उड़ने वाले जानवरों के साथ में बाकी के लोग भी महल में पहुंच जाते हैं। कैस्पियन कहता है कि मुझे मेरे उस्ताद से मिलना है। तब वहां पे पीटर और सूजन कहते हैं कि तुम्हें मेन गेट पे पहरा देना है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे बचाया है, तो मैं उन्हें एक बार तो ढूंढने जा ही सकता हूँ। अब जब वहां पे कैस्पियन अपने उस्ताद के पास में पहुंचता है तो उसे ये पता चलता है कि मिराज ने ही उसके फादर को मारा था। इसी समय से सारी की सारी प्लानिंग बदलना शुरू हो जाती है। कैस्पियन को जहाँ मेन दरवाजे पे जाना था वो पहुंच जाता है मिराज के कमरे में मिराज को मारने के लिए। वो मिराज की गर्दन पे तलवार रखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ही मेरे पिता के कातिल हो। तभी वहां पे मिराज की पत्नी भी उठ जाती है और वो तीर कमान तान देती है कैस्पियन के ऊपर। लेकिन इसी समय वहां पे सूजन और पीटर भी पहुंच जाते हैं हेल्प के लिए। लेकिन मिराज वहां पे उल्टी सीधी बातों में कैस्पियन को फंसा के उसका ध्यान भटका देते हैं और मिराज उसी समय वहां से भाग निकलता है। वहां ऊंचाई पे खड़े एडमंड के हाथ से अपनी टॉर्च गिर जाती है और वो टॉर्च चालू थी। इसी कारण अब रोशनी आगे की तरफ आने लगती है, यानी कि नार्निया के लोगों के ऊपर। अब उनको ये साइन मिल चुका था कि उन्हें अटैक करने के लिए सीधा अंदर घुसना है, लेकिन ये साइन काफी बाद में देना था। वो लोग प्रिपेयर एकदम से नहीं थे कि वो जाके सीधा लड़ाई कर ले। लेकिन एडमंड के साइन आने के बाद में सभी के सभी नार्निया के लोग मिराज के महल में आ जाते हैं और अब वहां पे मिराज की सेना भी इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। मिराज वहां ऑर्डर देता है कि मेन दरवाजे को बंद कर दिया जाए। इसी कारण उसके सोल्जर्स मेन दरवाजे को बंद कर देते हैं। तब वहां पीटर को पता चलता है कि हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे और तभी वो सबको ऑर्डर देता है कि निकलो यहाँ से, सभी के सभी बाहर निकलो। अब जब सभी के बीच में वॉर चल रही थी तो आधी वॉर को खत्म करके वहां से आधे लोग भागने लगते हैं, लेकिन सब के सब वहां पे भागने से पहले ही दरवाजा गिरने लगता है और तभी नार्निया का वो जानवर अपने कंधों के ऊपर वो भारी सा गेट गिरने से बचा लेता है और अपने कंधों पे उठा लेता है। अब जितने जानवर एक बार में निकल पा रहे थे वो निकल गए, बाकी के सभी लोग अंदर फंस गए। उधर पीटर, सूजन और एडमंड की आंखों के सामने ही नार्निया के बहुत सारे लोग मिराज के गेट के अंदर ही रह गए और उन सभी जानवरों ने असलन के नाम पे कुर्बानी दे दी। अब अगली सुबह जब सभी जने अपने डेरे पे पहुंचते हैं तो वहां सूजन पूछती है कि बताओ पीटर आखिर क्या हुआ। लेकिन वहां पहुंचते ही तो पीटर और कैस्पियन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ। तुम्हें वहां पे जब गेट पे खड़े रहने के लिए बोला गया था तो तुम वहां पे मिराज के पीछे क्यों गए। तब कैस्पियन बताता है कि उसी ने मेरे पिता को मारा था। अब वहां पे सूजन देखती है कि ट्रम्किन को भी एक तीर लग गया था, इसके कारण वो मर चुका था और तभी वो अपना मैजिकल बॉटल निकालती है और उसमें से कुछ ड्रॉप ट्रम्किन को पिला देती है और कुछ ही समय के अंदर ट्रम्किन वापस से जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ अब टर्मरीन्स को पता चल चुका था कि ये सब कैस्पियन ने ही किया है, यानी कि मिराज के महल पे जो हमला हुआ है वो कैस्पियन ने रात में किया था। इसी कारण अब वो सबका ध्यान खींच लेता है और अब सारे के सारे राजाओं ने मिराज को टर्मरीन्स का नया राजा बना दिया था। अपनी पूरी की पूरी फौज मिराज के नाम कर दी थी। वहां दूसरी तरफ कैस्पियन जो कि लड़के आया था अभी पीटर से, वो गुफा के अंदर फिर से आता है और अब उसके पीछे पीछे निकाब्रिक भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, यानी कि मिराज। मिराज ने हम नार्निया वालों के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं किया था और तुम्हें भी अब उससे बदला लेना है। और तभी ये बात करते करते उनके सामने दो दानव आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हम मिराज से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। इस समय कैस्पियन उनकी बात सुन रहा था और तभी उसके हाथ में वो व्हाइट विच का पुराना वाला मैजिकल एरो होता है और उसे वो असलन की तस्वीर के सामने लगा देती है और उसके बाद में बर्फ की एक लेयर उसके सामने बन जाती है। और इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट विच अभी भी मरी नहीं थी। व्हाइट विच अभी भी उस जादू के अंदर कैद थी। तब उसमें से एक जानवर कैस्पियन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को काट देता है, जिसमें से खून की बूंदें निकलने लगती है। अब वो कैस्पियन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देती है। वो उसकी आंखों में देखने लगती है और वहां मानो जादू होने लगता है। व्हाइट विच की बातों में आने लग गया था और अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था। पीटर, एडमंड, लूसी और ट्रम्किन पहुंच जाते हैं। सभी उन जानवरों से लड़ने लगते हैं और ट्रम्किन निकोबरिक से लड़ने लगता है। पीटर कैस्पियन को धक्का देता है, लेकिन पीटर जैसे ही व्हाइट विच के सामने आता है वो जादू फिर से होने लगता है। अब पीटर अपनी सारी समझ भुला के व्हाइट विच की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उस समय एडमंड पीछे से आके वो कांच की बर्फीली दीवार तोड़ देता है और वो सारा का सारा इल्यूजन खत्म हो जाता है।
इस समय फिर से पीटर और लूसी बात कर रहे थे। पीटर कहता है कि असलन सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखा। तब लूसी इस बात का आंसर तो नहीं जानती थी, लेकिन वो ये जरूर चाहती थी कि हमारी मदद करने के लिए असलन क्यों नहीं आया। अगली सुबह अब सब लोग देखते हैं कि मिराज की सेना अब अपनी तादाद से बहुत ज्यादा होके टेबल स्टोन की तरफ बढ़ती जा रही थी। तब फिर से सभी जाके प्लानिंग करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम इतनी बड़ी सेना से तो नहीं लड़ सकते। तब वहां पे कैस्पियन कहता है कि वो राजा तो जरूर है, लेकिन वो खुद भी परंपराओं में बंधा हुआ है। अब वो सभी लोग एडमंड के हाथ से एक लेटर भेजते हैं जिसमें लिखा था कि राजा मिराज सिर्फ और सिर्फ राजा पीटर से ही लड़ाई करे, क्योंकि ना तो वो उनके सैनिक मारना चाहते हैं, ना ही वो नार्निया वासियों की जान जोखिम में डालना चाहते हैं। वहीं पे बैठे दूसरे राजाओं को भी मिराज बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो मिराज को बोलते हैं कि क्या आप इतने छोटे से बच्चे की चुनौती से डर रहे हैं। अब मिराज को मजबूरन वहां पे हाँ करनी पड़ती है, यानी कि अब वो पूरी सेना के साथ में नहीं बल्कि उसे अकेले को ही पीटर से लड़ना था। और वो राजाओं को कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो पीटर को सीधा मार देना। उसके बाद पीटर और मिराज के अंदर काफी शानदार तलवारबाजी हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जहां लूसी और सूजन निकले थे असलन को लेने के लिए, वहां पे मिराज के कुछ सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए सूजन लूसी को अकेले ही भेज देती है कि तुम्हें अब आगे अकेले जाना है, और वो वहां पे पीछे आने वाले सभी सोल्जर को अपने तीर से मारने लगती है। लेकिन फिर भी एक सोल्जर वहां पे आगे बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट सूजन को मारने ही वाला था कि तभी वहां पे कैस्पियन भी पहुंच जाता है। अब वहां दूसरी तरफ पीटर के भी हाल बुरे कम नहीं थे। वहां पे मिराज और पीटर के बीच में काफी ज्यादा भारी तलवारबाजी चल रही थी, लेकिन आखिर में पीटर ने मिराज को खदेड़ दिया था और अब मिराज पीटर के तलवार की नोक पे था। पीटर चाहता तो उसे मार देता, लेकिन फिर पीटर कहता है कि इस पे मेरा हक नहीं किसी और का हक है। तब वो तलवार दे देता है कैस्पियन को, लेकिन कैस्पियन भी आगे बढ़ के अपने चाचा को नहीं मारता है। वो कहता है कि मैंने आपकी जान तो बख्श दी है, लेकिन नार्निया को मैं उनका मुल्क दिला के रहूंगा। लेकिन टर्मरीन्स के हर इंसान के अंदर गद्दारी भरी हुई थी। तभी वहां पे जब दूसरे राजा मिराज को उठाने के लिए आते हैं तो वो सूजन का तीर ही मिराज को लगा देते हैं और सभी लोगों को जोर जोर से चिल्ला के बताते हैं कि इन लोगों ने गद्दारी कर दी है, और नहीं चाहते हुए भी वहां पे वो युद्ध का ऐलान कर देता है। सभी लोग तैयार हो चुके थे अब वॉर के लिए। सूजन वहां पे ऊंचाई पे खड़ी थी सभी के सभी तीरबाजों को लेके। एडमंड और पीटर आगे ही आगे खड़े थे अपने सारे के सारे नार्निया की फौज को लेके। वहां पे मिराज की सेना काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही 10 तक की गिनती वो लोग गिनते हैं कि तभी उस गुफा के नीचे से कैस्पियन एक छोटी सी टुकड़ी लेके निकलता है और वहां के सारे पिलर्स को गिरा देता है। तभी वहां पे जमीन धंस जाती है और सारी मिराज की सेना उसके अंदर गिर जाती है। उधर दूसरी तरफ वहां पे सूजन भी हवाओं में तीर चला देती है जिससे आगे आने वाले सोल्जर्स भी मर जाएं। लेकिन मिराज की सेना बिल्कुल भी कम नहीं थी, वो सेना तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने टेबल स्टोन तक जाने के मेन रास्ते को ही बंद कर दिया था पत्थरों से। अब लूसी जंगल में पहुंच चुकी थी और वहां वो असलन से मिलती है। वो असलन से पूछती है कि आप हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए। तब असलन कहता है कि हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होती है, चीजों पे हमारा जोर नहीं होता है। तब लूसी पूछती है कि क्या अब तो आप हमारी मदद करेंगे। तभी वहां पे असलन कहता है जरूर, और अब असलन असली शेर की जैसे वहां पे दहाड़ लगाता है और सारे के सारे नार्निया के सोए हुए पेड़ों को जगा देता है। वहां जहां वॉर चल रही थी कि तभी सभी लोग देखने लगते हैं कि पेड़ चलने लग रहे और आगे बढ़ रहे हैं मिराज की सेना को मार गिराने के लिए। तब वहां दूसरे राजा और ग्लोजेल ने जो ये कमान संभाली थी वो अब कहते हैं कि इनको पानी की तरफ ले चलो। अब जब बाकी बचे मिराज के सैनिक पानी की तरफ जाते हैं तो भागते भागते वो लोग पुल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पुल के दूसरे तरफ तो और ज्यादा खतरा था। जैसे ही वो लोग पुल पे पहुंचते हैं वहां पे उन्हें लूसी दिखाई देती है और लूसी के साथ साथ में असलन आ जाता है कि तभी वहां पे असलन फिर से पानी के अंदर लहरें उठा देता है और उन पानी की लहरों से पानी के बहुत बड़े वॉरियर खड़े हो जाते हैं। वो पूरे के पूरे पुल को अपने हाथ में उठा लेते हैं और एक ही झटके में उस बुरे राजा को अपने अंदर समा लेते हैं। उसी समय पूरी की पूरी वॉर खत्म हो जाती है। बाकी बचे सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं। असलन अब वहां पे सभी से मिलता है। उसके बाद में वो उन नन्हे चूहों से भी मिलता है जो कि असलन के बहुत वफादार हुआ करते थे। अब सभी के सभी वापस टर्मरीन्स के बसाए हुए शहर में पहुंच जाते हैं। अब कैर पैरावेल पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे जहाँ पे असलन, पीटर, सूजन, एडमंड, लूसी और उनके साथ में कैस्पियन और बाकी के टर्मरीन्स खड़े थे। नार्निया के अंदर जितने भी टर्मरीन्स रह रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे रह सकते हैं और अगर आप चाहें तो वापस वहीं जा सकते हैं जहां से आप लोग आए हैं।
तब वहीं उनमें से एक इंसान कहता है कि हमें तो आए हुए बहुत साल हो गए हैं। तब असलन वहां बताता है कि आप लोगों के पुरखों के लोग पानी के डाकू हुआ करते थे। उन सभी लोगों ने पानी के अंदर से एक गुफा देखी और उसी गुफा में से एंटर करके वो लोग नार्निया पहुंच गए। लेकिन नार्निया आने के बाद उन्होंने नार्निया के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। जहां से वो लोग आए हैं वहीं से ही हमारे राजकुमार और राजकुमारियां भी आए हैं। अगर तुम लोग चाहो तो वापस वहीं जा सकते हो जहां से तुम लोग आए थे। और उसी समय असलन वहां पे पेड़ के बीच में से एक रास्ता बना देता है जहां से वो अपने घर जा सकते थे। इतने सारे लोगों में से सबसे पहले ग्लोजेल आगे आया और उसके बाद में मिराज की वाइफ आगे आई कि हम लोग हमारे घर जाना चाहते हैं। जब वो लोग पेड़ के उस दरवाजे में से गए तो वो लोग गायब हो गए। तो वहाँ की जनता सोचने लगती है कि क्या हम लोग हमारे ही घर जाएंगे, क्या ये कोई छलावा तो नहीं है। तब वहाँ पे पीटर इस चीज को संभालने के लिए कहता है कि हमारे भी जाने का वक्त है, इसलिए हम लोग यहाँ से पहले आपको जाके दिखाते हैं। लूसी वहां से जाना नहीं चाहती थी और ना ही बाकी के लोग, लेकिन फिर भी आखिर उन्हें अपनी दुनिया में तो आना ही था। लूसी वहां पे अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी कि ट्रम्पकिन को अलविदा करके और असलन को भी अलविदा करके निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ सूजन का भी कैस्पियन के साथ में एक अलग ही बॉन्ड था। सभी लोग आपस में अलविदा करके उस पेड़ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तब जाके बाकी लोगों को विश्वास होता है कि हम लोग हमारे ही घर पहुंचेंगे। जैसे ही ये चारों बच्चे उस पेड़ के रास्ते से निकलते हैं वो लोग उसी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे ये लोग कहानी की शुरुआत में खड़े थे। इस दुनिया के अंदर कुछ ही सेकंड चेंज हुए थे, यानी कि अभी तक भी उनकी ट्रेन आ ही रही थी जिस समय ये लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। और कुछ ही समय के अंदर ट्रेन का गेट खुल जाता है, सभी लोग अपने होशो-हवास में आ जाते हैं और ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। दोस्तों यहीं पे नार्निया की ये दूसरी मूवी भी खत्म होती है।